तो हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे लग रहा है आप लोगों को? फाइनली नाउ यू आर इन अ सीरियस मोड, है ना? आप अपनी लाइफ में उस स्टेज पर आ गए हैं कि जहां आप किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अब सीरियसली प्रिपेयर करने के लिए बैठे हैं। तो बेसिकली हमें कहीं पर भी अगर जाना है, ठीक है, तो उस रास्ते के लिए हम क्या क्या तैयारी करेंगे या उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हम क्या क्या तैयारी करेंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमें किस रास्ते से जाना है और कैसे कैसे जाना है। ठीक है, जैसे मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि अगर आपको यहां से दिल्ली जाना है, जिस भी डेस्टिनेशन पर आप हैं, ठीक है, वहां से दिल्ली अगर आपको जाना है, तो आप दिल्ली जाने के लिए क्या करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट मोड्स हैं। कोई ट्रेन के थ्रू जा सकता है, कोई बाय एयर जा सकता है, कोई बाय रोड जा सकता है, और बाय रोड में भी डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि दिल्ली जाने के लिए आप सबकी तैयारी ऐसा हो सकता है कि एक दूसरे से अलग अलग हो, लेकिन हमें मेनली क्या है कि हमें जो तैयारी करनी है वो तैयारी हम इस हिसाब से करेंगे कि हम कैसे और कहां जाने वाले हैं। अब सिमिलरली आप लोगों को लॉ की फील्ड में, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि आप सब लोगों ने ये चुना कि आप लॉ के लिए सीरियस तैयारी करना चाहते हैं। अदरवाइज हमारी सिटी में तो आप सब लोगों को पता है कि क्या परसेप्शन है लॉ को लेकर के, और मोस्ट ऑफ द सिटीज में कहीं ना कहीं पर जो लोग बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है वो इसी परसेप्शन के साथ में काम करते हैं। ठीक है, नहीं वो परसेप्शन मैं नहीं बताऊंगा, किसी और दिन डिस्कस करेंगे। बट बात यह है यहां पर कि हम दो तरह के एग्जाम के ऊपर फोकस करने वाले हैं, एक है क्लैट और एक है एआईएलएट। ठीक, क्लैट इज फॉर रिमेनिंग ऑफ द एनएलयूज, वाइल जो हमारे पास में एआईएलईटी है दैट इज फॉर एनएलयू दिल्ली। ठीक, अब यहां पर सबसे पहली चीज हमारी जो तैयारी है, वो तैयारी में हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई हमारी जो जर्नी है या हमारी जो डेस्टिनेशन है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली हमारा जो क्लैट का एग्जाम है वो कंडक्ट कराता है कंजोर्शियम ऑफ एनएलयूज। तो आज हम क्लैट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम एआईएलएट के बारे में डिस्कस करेंगे, देन फिर सिलेबस हम बाकी कुछ कुछ और एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनका भी डिस्कस करेंगे, बट आई होप कि आपको उन सब की जरूरत ही ना पड़े। तो कंजोर्शियम ऑफ एनएलयूज हमारा जो है क्लैट का एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो अब इसमें बेसिकली हम सबसे पहले इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, आप तो चलिए अभी बिल्कुल स्कूल लाइफ में हैं अपनी, ठीक है, तो मैं आपसे उतनी ज्यादा मैच्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, बट कॉलेज से पास आउट होने के बाद जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, आई हैव सीन दो स्टूडेंट्स कि वो किस तरह की गलतियां करते हैं। जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ऑफिशियल सिलेबस है, तो वो कभी ऑफिशियल सिलेबस को ही गो थ्रू नहीं करते। व्हाट दे यूज टू डू कि भाई जो उनके टीचर पढ़ा रहे हैं या फिर जो उन्होंने कोचिंग की वेबसाइट पर या किसी भी रिसोर्स को रेफर करते हुए उन्हें ये लगा कि भाई हाँ यही रिसोर्स है, जस्ट उसको रेफर करके और वो अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम कि जब वो सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे पूछो, मतलब आई हैव आस्क्ड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कि भाई आपने ऑफिशियल सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ है, तो दे आर लाइक कि सर ऑफिशियल सिलेबस तो यही है ना जो किसी कोचिंग की वेबसाइट पे दिया है या किसी और उसकी वेबसाइट से उन्होंने उठा लिया है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस कई बार बहुत ज्यादा वेल डिफाइंड नहीं होता है, बट हमारे एग्जाम का जो अल्टीमेट गोल है, ठीक, उसको कहीं ना कहीं पे जो हमारा ऑफिशियल सिलेबस है वो एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। तो हम सबसे पहले आज की क्लास में जो इंट्रोडक्टरी क्लास है उसमें हम क्या करेंगे कि क्लैट का सिलेबस क्या क्या है और उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है उसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे। द मोमेंट हमें वो समझ में आ जाएगा तो हमें अपने एग्जाम की प्रिपरेशन खुद समझ में आ जाएगी कि हमें किस चीज पर फोकस करना है और किस चीज पर फोकस नहीं करना। दूसरी चीज, इस सिलेबस को जब इस सिलेबस की सेंस को हम डिस्कस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ये भी समझ पाएंगे कि मैं जो चीज आपको पढ़ा रहा हूं उनमें से किस चीज के ऊपर मैं कितना एम्फेसाइज करके पढ़ा रहा हूं और उसका रीजन क्या है। ठीक है, तो बेसिकली आज की क्लास आपके क्यों का जवाब देगी कि हम जो अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में करने वाले हैं वो हम क्यों करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑफिशियल सिलेबस देखते हैं, क्लैट की ऑफिशियल साइट है, इस पे यूजी के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यूजी के लिए हम इसका सिलेबस देखते हैं। यस, तो बेसिकली क्या कह रहा है, अब हालांकि फर्स्ट क्लास में आपको ये थोड़ी बोरिंग बात लग सकती है कि यार ये कैसी बात हुई, हम तो कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने आए थे, हम तो लीगल पढ़ने आए थे, कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ चर्चा होती है ना, क्रिमिनल लॉज की कुछ चर्चा होती, लेकिन वो सारी चीजें हम करेंगे। उससे पहले जरूरी ये है कि हम, हो सकता है आपको ये थोड़ा सा बोरिंग लगे कि ये कैसी चीज पढ़ा रहे हैं, मतलब सिलेबस कोई पढ़ने वाली चीज है क्या, बट ट्रस्ट मी इट्स रियली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। ठीक है, आप मुझे बाद में सीरियसली थैंक्स करने वाले हैं कि हाँ सर आपने, क्योंकि यहां से कहीं ना कहीं आपको एक विजन मिलेगा कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं, बिकॉज इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट खाली फैक्चुअल नॉलेज को लर्न करना नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने फैक्चुअल नॉलेज को लर्न कर लिया और उसके बाद में जाकर के आपने उसको लिख दिया या वहां पर ओएमआर शीट में मार्क कर दिया और उससे आपको बेनिफिट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और ये चीज इस एग्जाम का ऑफिशियल सिलेबस खुद कहता है। तो देखिए क्या कह रहा है, तो basically it is saying the UG CLAT would focus on evaluating the comprehension and reasoning skill and abilities of the candidate। तो basically आपका रटने की कैपेसिटी का टेस्ट नहीं है ये,
Overall, it is designed to test aptitude and skills that are necessary for legal education. ठीक है, तो आगे जाकर के आपको लीगल कैरियर में, लीगल एजुकेशन में, ठीक है, लॉ को समझने के लिए जिन स्किल्स की, जिन एप्टीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, ये उसका टेस्ट है बेसिकली। कि क्या आपके पास वो नॉलेज का टेस्ट नहीं है बेसिकली आपकी, क्योंकि नॉलेज तो आपको जब आप एडमिशन लेंगे, ठीक है, उसके बाद में वहां पे लॉ आपको पढ़ना है, लीगल नॉलेज एक्वायर करनी है, बट क्या आपके अंदर उतनी मिनिमम कैपेबिलिटीज हैं कि आप उसको रीजनिंग के साथ एक्सेप्ट कर सको उस लीगल नॉलेज को। ठीक है, इस चीज का टेस्ट है हमारा जो क्लैट का एग्जाम होता है, रादर देन प्रायर नॉलेज। कि आपकी प्रायर नॉलेज का टेस्ट नहीं है कि आप रट करके आ गए और रट के दो। पहले अगर हम अब क्लैट के पेपर उठा करके देखें, ठीक है, तो पहले वो कहीं ना कहीं पर आपका जो है जो फैक्ट का टेस्ट था, प्रायर नॉलेज का टेस्ट था, बट अब ऐसा नहीं है। हालांकि दो प्रायर नॉलेज ओकेजनली मे बी यूजफुल टू रेस्पॉन्ड द क्वेश्चन इन करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज सेक्शन। तो कह रहे हैं कि भाई प्रायर नॉलेज आपके लिए ना ऐसा नहीं है कि प्रायर नॉलेज बिल्कुल बेकार है, बिकॉज आपने, आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने लीगल स्टडीज नहीं पढ़ी है, लीगल नॉलेज नहीं है। तो अब जब हम यहां पर लीगल के टॉपिक्स कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है, रीजनिंग के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, तो अगेन पेपर में आपको ऐसा नहीं है कि जो मैं यहां पर पढ़ाऊंगा एग्जैक्टली वही वर्ड टू वर्ड वो चीज मिलेगी, पॉसिबल ही नहीं है। मुझे भी नहीं पता कि एग्जामिनर क्या पूछेगा, बट वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका बेस क्या है, वो हम प्रिपेयर करके चलेंगे। ठीक है, तो जो हमारी प्रायर नॉलेज है वो बेकार नहीं जाएगी, वो हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए सपोर्टिव रोल प्ले करेगी। बट ऐसा नहीं है कि जैसा आपके स्कूल टाइम तक अभी तक होता था कि आपके 8, 9, 10th क्लास तक कि वही एक वेल डिफाइंड सिलेबस है, उसी वेल डिफाइंड सिलेबस में से क्वेश्चंस पूछ लिए। यहां पर ऐसा नहीं है, ठीक है, यहां पर वेल डिफाइंड टॉपिक्स आपको नहीं मिलेंगे, जो कि हम अभी आगे जाकर के डिस्कस करेंगे। तो अगेन यूजी क्लैट 2026, यहां पर 2026 है, अगेन वी विल रीड इट एज 2027। अगर कोई चेंजेस आएगा तो हम उसको अपडेट करेंगे। ठीक है, तो 2 आवर्स का टेस्ट होगा, 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, तो इट मींस 120 क्वेश्चंस, 2 आवर्स मींस 120 मिनट्स। तो 120 क्वेश्चन 120 मिनट, इसका मतलब कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अभी इसको हम देखेंगे आगे जाकर के। अब ये डिपेंड करेगा, यहां पर आता है कि आपकी प्रैक्टिस, ठीक, और आप किस सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कितनी कमांड है। ठीक है, क्योंकि किसी स्टूडेंट के लिए क्वांट का क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व करना टफ टास्क होगा, ठीक है, और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी होगा, क्योंकि उसमें तो आपको जो चीज पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, उसमें कोई बहुत ज्यादा आप कुछ ऐसा कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो बेसिकली यहां हमारा एक जो मेजर रोल आएगा, वो रोल आएगा टाइम मैनेजमेंट का, कि हमें अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। कि यहां पर हम कम टाइम ले रहे हैं, तो इसका मतलब हम यहां पर उस चीज को एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। अब मुझे वो एक्स्ट्रा टाइम यहां पर देना है या यहां देना है, ठीक है, ये चीज हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखेंगे। तो अब क्या कह रहा है, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग, अगेन 1 मार्क्स ईच, इतने मार्क्स मिलेंगे आपको, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में है। तो इट मींस कि अब आपको जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो बहुत केयरफुली करने हैं। ठीक है, कि जिन क्वेश्चंस के बारे में आप श्योर हैं, सबसे पहले आप उन्हें आंसर करेंगे, फिर जिनके बारे में श्योर नहीं है उन्हें कैसे आंसर करना है, उस चीज को भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम इस क्लास में सीखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि दीज क्वेश्चन वुड बी डिवाइडेड अक्रॉस 5 सब्जेक्ट्स। तो ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, इनको आप ये लगाइए कि 5 पिलर्स हैं ये आपके क्लैट के एग्जाम के। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अरे यार मेरा तो मैथ्स अच्छा नहीं है तो मैं क्वांट छोड़ दूंगा। आप छोड़ देंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं पर आपके सिलेक्शन में, आपका जो ड्रीम कॉलेज है उसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है यहां पर इस एग्जाम के साथ या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के साथ, जो सबसे पहली चीज है वो है कि जो आपके डरने वाली अप्रोच है, ठीक, उस डरने वाली अप्रोच को आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको सिलेबस नहीं छोड़ना है, आपको जो सब्जेक्ट है, जो कंटेंट है, वो नहीं छोड़ना है, किसी चीज से पहले ही घबराना नहीं है। जैसे आप में से काफी सारे स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज के होंगे, ठीक, और मैं बहुत बार इंटरेक्ट करता हूं तो वो बताते हैं कि भाई ह्यूमैनिटीज क्यों ऑप्ट किया, कि सर मैथ्स नहीं पढ़ना था, मैथ्स से बचना था, इसलिए ह्यूमैनिटीज ऑप्ट कर लिया। ठीक, अब अगेन आप एक चीज देखो, अब वो यहां पर जब वो स्टूडेंट्स क्वांट वाला पार्ट जब हम पढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्वांट वाले पार्ट में उनको लगता है अरे मैथ्स आ गया, मैथ्स आ गया, बट ट्रस्ट मी इट्स नॉट मैथ्स, क्वांट इज नॉट मैथ्स। ठीक है, तो आपको किसी को भी, सिंगल स्टूडेंट को भी ये घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरा मैथ्स वीक है तो मैं इस पोर्शन को कैसे करूंगा। और प्लीज किसी भी तरह का माइंड में प्री कंसीव्ड नोशन लेकर के मत चलिए कि मैं इसको छोड़ दूंगा, इसके बिना मेरा सिलेक्शन निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए आपको कोई चीज नहीं आती, आपको बिल्कुल 1% भी जो है उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको चीज आती तो आप मेरे पास पढ़ने के लिए नहीं आते। बहुत सिंपल सी बात है। तो मैं ये प्रिज्यूम करके चल रहा हूं कि आप लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं आता है।
ठीक है, और हम जो भी आगे डिस्कस करेंगे वो बिल्कुल जीरो से या अपने बेसिक से डिस्कस करके चलेंगे। तो कहीं से कहीं तक किसी को पूछने में आप जितनी बार पूछना चाहते हैं, जैसे पूछना चाहते हैं, बिल्कुल हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप हमेशा जब भी आप क्वेश्चन पूछना चाहें, आप बिल्कुल फ्री होकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो किसी को ये घबराने की जरूरत नहीं है कि अरे सर ये तो क्वांट है, ये तो मैथ्स है, ये कैसे होगा। बट प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि किसी भी तरह का कोई प्री कंसीव्ड नोशन मत रखिए कि हम इसको नहीं कर पाएंगे। आप सब में से आई गारंटी कि आप जो भी क्वांट के टॉपिक्स होंगे, उनके जो भी क्वेश्चन, अब देखिए अगेन कि क्वेश्चन की या जो हमारे एग्जाम की रिक्वायरमेंट है वो किस लेवल की है। ठीक, तो क्लैट का जो एग्जाम है वो जेई के लेवल का नहीं आता, जेई के लेवल का क्वांट नहीं पूछेगा या कैट के लेवल का क्वांट नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आप इस लेवल का क्वांट बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे या इस लेवल की लॉजिकल रीजनिंग बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, मैं इस चीज की आपको गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आप अपने माइंड में जो आप खुद के लिए एक हर्डल या बाउंड्री बना लेते हैं कि मेरे से ये नहीं हो पाएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट कि इस तरह की कोई भी बाउंड्री आप मत बनाओ, उसके बाद मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो आज सबसे पहली क्लास में हम यही प्रॉमिस करें कि इस तरह की कोई भी बाउंड्रीज आप नहीं बना करके चलोगे, कोई प्रॉब्लम आती है आप उसको डायरेक्टली मेरे को कन्वे करके डिस्कस करोगे। ठीक, तो जो हमारे 5 पिलर्स हैं, 5 पिलर्स में क्या है, सबसे पहले इंग्लिश है, देन करंट अफेयर्स एंड जीके, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट। कोई भी कहेगा कि ठीक बात है, इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है, 5 सब्जेक्ट्स हैं, इन 5 सब्जेक्ट्स को कवर कर लेंगे। और जनरली आप अपने स्कूल टाइम में अभी तक यही तो करते हुए आए हो कि आपके पास 5 या 6 सब्जेक्ट होते हैं और आप 5 या 6 सब्जेक्ट पढ़ के उसका एग्जाम देते हो, पास आउट होकर के नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में चले जाते हो। तो कितनी बड़ी बात है, 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो अब देखते हैं कि भाई इसका सिलेबस क्या है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की, क्या कह रहा है। इन दिस सेक्शन ऑफ यूजी क्लैट यू विल बी प्रोवाइडेड पैसेजेस ऑफ अबाउट 450 वर्ड्स ईच। तो आपको लगभग, अब ये 450 का मतलब ऐसा नहीं है कि 450 ही एग्जैक्ट होंगे, इट मे बी 400, इट मे बी 500, तो 400 से 500 के बीच का आपको एक पैसेज मिलेगा। दीज पैसेज विल बी डेराइव्ड फ्रॉम कंटेम्परेरी और हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट फिक्शन एंड नॉन फिक्शन राइटिंग्स। ठीक है, सो वी डोंट नो, इतनी सारी फिक्शनल राइटिंग्स हैं, इतनी सारी नॉन फिक्शनल राइटिंग्स हैं कि वो कहां से देगा ये पैसेज हमें नहीं पता। एंड वुड बी ऑफ द स्टैंडर्ड दैट अ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट मे बी एबल टू रीड इन अबाउट 5 to 7 minutes। ठीक, कि उस पैसेज को एक 12th क्लास का जो स्टूडेंट है वो 5 से 7 मिनट के अंदर पढ़ पाए, उतने इजी लेवल का पैसेज होगा, ऐसा कोई बहुत ज्यादा टफ पैसेज नहीं होगा। ठीक है, बट अगेन विद इन दैट गिवन टाइम और उस प्रेशर के अंदर इसको पूरा पढ़ना और इसको पूरा सॉल्व करना इज अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क। ठीक है, तो आप लोगों को उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो ऐसा नहीं है कि 12th का कह रहा है आप सोचो कि हम तो 12th में आ गए। ठीक है, बिकॉज स्कूलिंग लेवल से इसका लेवल ऊपर रहता है। उसके बाद each passage will be followed by a series of questions that will require you to demonstrate your comprehension and language skills, including your abilities to read and comprehend the main point discussed in the passage, arguments, viewpoints, inferences, conclusion, summary, compare and contrast different argument and viewpoints, understanding the meaning of various words and phrases. So this is your vocab portion, vocabulary. ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या समराइज करना है, डिफरेंसेस निकालने हैं, कंक्लूजन बताना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है पैसेज का वो बताना है। प्लस इसके साथ साथ आपके पास इंग्लिश में वोकैबुलरी से भी क्वेश्चन आएंगे। बट मैं आपको एक चीज फर्स्ट क्लास में ही बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको वोकैबुलरी के लिए कोई एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा और उस लिस्ट को याद करके आप कहो कि सर यही वर्ड्स आएंगे, इनका वर्ड मीनिंग हमने याद कर लिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि सर ऐसा नहीं है और सिलेबस में दिया है तो हम क्या करेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम स्किल डेवलप करेंगे। क्या स्किल डेवलप करेंगे कि पैसेज में जिस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग हमें नहीं पता है, ठीक, वो भी मैं कैसे पता कर सकता हूं। ठीक है, तो बेसिकली हाँ, नहीं नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप सीख जाओगे। ऐसा नहीं है कि ये कोई एक दिन में मैं आपको बताऊं कि ये तरीका है, कोई फॉर्मूला नहीं है बेसिकली इसका। ठीक है, आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो उस तरीके से। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा है ना, कोई भी आप लोगों में से स्पोर्ट्स में कितने स्टूडेंट्स हैं इंटरेस्टेड, या जो कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं। नॉट मोबाइल गेम यार, मोबाइल गेम नहीं, मोबाइल में तो आप सब लोग सोल्जर्स हो, आई नो। ठीक है, कि आप जो भी वो पबजी एंड जितने भी वो सब मोबाइल गेम खेलते हो, ठीक है, तो उसमें तो आप लोग सब सोल्जर्स हो और सब बिल्कुल जो है अपने फाइटर वाइटर लेकर के उनको, उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, एक्चुअल में बात कर रहा हूँ। और ये अगेन एक बहुत बड़ा इशू भी है, हालांकि मैं आप लोगों के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ बिकॉज आप लोग जो यहाँ पर हैं, ठीक है, कि हम वीक में एक दिन कुछ ना कुछ ऐसा रखेंगे विच विल हेल्प यू कंसंट्रेट एंड इंक्रीज योर या इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ।
ठीक है, तो उसका कुछ कुछ ऐसा प्लान में है जिसको हम एग्जीक्यूट करेंगे जल्दी, बट इट इज अ सरप्राइज एलिमेंट फॉर यू, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। तो बेसिकली जो भी लोग स्पोर्ट्स में है या किसी भी स्किल जो वो एक्वायर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो स्किल एक दिन में उनको आ जाती है, ठीक है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, इंप्रूव करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इंप्रूव करते हैं, देन आप उस चीज को सीखते हैं। तो सिमिलरली यहां पर भी है। अगर मैं आपको कहूं यहां पर कि मैं एक दिन में आपको ये वोकैबुलरी वाले सारे वर्ड्स याद करा दूंगा, इडियम फ्रेजेस करा दूंगा, ठीक है, कुछ हम कर सकते हैं प्रायर डेटाबेस के लिए। जैसे आज का टाइम एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम कर रहा है, कैसे, मतलब उसका बेसिक फंक्शन क्या है, कैसे वो काम करता है? तो बेसिकली नहीं, बेसिकली क्या कर रहा है कि वो कुछ ऑपरेशंस कर रहा है, किसके ऊपर? जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसके ऊपर। डेटा एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खाना है ना। तो वो उसको ही प्रोसेस करता जाएगा, उसको प्रोसेस करके उससे डराइव करता जाएगा चीजें। ठीक, तो अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्री एग्जिस्टिंग डेटा ही ना दें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ कर पाएगा? उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है काम करना। और वो फिर जो आउटपुट्स देगा, अगर हम बहुत ही कम डेटा उसको दे दें, तो बहुत ही वेग आउटपुट्स वो आपको देगा। लेकिन जितना डेटा हम देते जाएंगे, जितना वो उस डेटा को ज्यादा प्रोसेस करता जाएगा, उतने ही एक्यूरेट आउटकम्स वो देना शुरू करेगा। ठीक, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपकी इंटेलिजेंस से ही डेराइव किया गया मॉडल है एक। ठीक है, तो हमारा ब्रेन भी ऐसे ही काम करता है। जो प्री एग्जिस्टिंग डेटा है, उस प्री एग्जिस्टिंग डेटा से हम प्रोसेस करके अलग अलग चीजें निकालते रहते हैं। तो जितना ज्यादा डेटा हमारे पास होगा, उतना ज्यादा हम प्रोसेसिंग करके चीजें निकालते जाएंगे, डेराइव करते जाएंगे। तो बेसिकली क्या है यहाँ पर कि हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा चीजें पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, उतना ज्यादा ही हम प्रोसेस करके उससे डराइव करेंगे। ठीक है, तो ये एक स्किल है जिसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप लोग सब सीख जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जीके। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस करंट अफेयर्स एंड जीके? हम्म, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो जीके इज बेसिकली स्टैटिक पोर्शन। ठीक, हिस्ट्री है, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, दैट इज जीके। तो बेसिकली जो स्टैटिक पोर्शन है दैट इज जीके, और उस जीके से रिलेटेड जो जो चीजें करंट करंट सिनेरियो में चल रही हैं, ऑल दोज आर करंट अफेयर्स। ठीक, आगे जाकर के जब हम लीगल वाला पोर्शन अपना डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली इन दिस सेक्शन यू विल बी प्रोवाइडेड अ पैसेज। अगेन पैसेज की जो वर्ड लिमिट है मोर और लेस सेम रहेगी। पैसेज कहां से डराइव होगा? न्यूज से। तो इट मींस अब हमारे लिए न्यूज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज आप लोगों के लिए क्या मेरी रिकमेंडेशन है कि अब आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, आपको डेली के डेली कोई भी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, और उसमें से प्लीज वो सब पॉलिटिकल न्यूज बिल्कुल मत पढ़ें। ठीक है, हमें न्यूज़पेपर भी ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा न्यूज़पेपर हमें पढ़ना है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको सिखाऊंगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि न्यूज़पेपर से हम इंपॉर्टेंट चीजें कैसे सेलेक्ट करते हैं। हालांकि हम इसको अलग से भी डिस्कस करेंगे, बट स्टिल आप लोग क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ेंगे तो उतना ज्यादा आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होंगे। ठीक है, जर्नलिस्टिक सोर्सेज एंड अदर नॉन फिक्शन राइटिंग्स। ठीक, द क्वेश्चन में इंक्लूड an examination of legal information or knowledge discussed in or related to the passage, but would not require any additional knowledge of law beyond the passage। कह रहा है कि लॉ की नॉलेज पैसेज से ज्यादा नहीं चाहिए, जितनी पैसेज में दी है उतनी ही चाहिए, बट वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यूज एनालाइज करेंगे, तब हमें रियलाइज होगा कि हमें क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए, बट कंसोर्शियम ये कह रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है? ईच पैसेज विल बी फॉलोड बाय सीरीज ऑफ क्वेश्चन दैट विल रिक्वायर यू टू डेमोन्स्ट्रेट योर अवेयरनेस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक, एंड जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग कंटेम्प्रेरी इवेंट ऑफ सिग्निफिकेंस फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड। मतलब इंडियन एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव दोनों आपको पता होना चाहिए। आर्ट एंड कल्चर, इंटरनेशनल अफेयर्स, हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस। ठीक है, अब इसमें आगे जाकर के हम और सारी चीजें देखेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें कवर होंगी। ठीक है, उसके बाद माय फेवरेट सेक्शन लीगल। हालांकि मुझे सारी चीजें पसंद है, कोई ऐसा नहीं है, बट अगेन इसको पढ़ाते हुए क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के जो सिचुएशंस हैं, ठीक है, वो मेरे को खुद से सिचुएशन क्रिएट करके हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, और उसके ऊपर लॉ अप्लाई कराने में बहुत मजा आता है। ठीक है, मेरे इंटरेस्ट का काम है वो। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप लीगल की क्लास मेरे साथ अटेंड करेंगे तो आप इस चीज को देखेंगे। ठीक, तो क्या कह रहा है लीगल रीजनिंग में? यू विल बी एक्सपेक्टेड टू रीड द पैसेज। पैसेज वर्ड लिमिट लगभग लगभग सेम है। Then the passage may relate to the fact, situation, or scenarios involving legal matters, public policy questions, moral philosophical inquiries. ठीक है, you will not require any prior knowledge of law। तो बेसिकली कह रहा है कि लॉ की नॉलेज की जरूरत नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बिकॉज यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द लीगल लैंग्वेज,
ठीक है, अभी हम देखेंगे कि लीगल लैंग्वेज जो है हमारी वो थोड़ी सी अलग है, तो आप उसके साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, इसलिए हम एक प्रायर नॉलेज, एक बेस बना करके चलेंगे, बट ये नहीं कह रहे कि आपको लॉ पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, बट फिर भी हम एडिशनल नॉलेज कुछ पता करके चलेंगे ताकि आप उसको बहुत इजीली प्रोसेस करके आंसर कर सकें। You will benefit from general awareness of contemporary legal and moral issues to better apply general principle and proposition to the given fact scenario. ठीक है, तो कह रहा है कि भाई जो लीगली अभी करंट लीगल सिनेरियोस चल रहे हैं, बेसिकली करंट लीगल अफेयर्स, ठीक, वो अगर आपको पता हो देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, और उसको हम आगे जाकर के जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे लीगल के, तब हम देखेंगे कि वो कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है। Each passage would be followed by a series of questions that will require you to identify and infer the rules and principles set out in the passage। ठीक है, कि क्या क्या रूल्स या प्रिंसिपल्स पैसेज में दिए हैं, उन रूल्स को अप्लाई करना। ठीक, और कैसे अंडरस्टैंड हाउ चेंज टू द रूल्स और प्रिंसिपल्स में अल्टर देयर एप्लीकेशन टू वेरियस फैक्चुअल सिचुएशंस। ठीक है, तो अगर मैं उन रूल्स में चेंज कर दूं तो उसकी वजह से मेरे इसी सेम फैक्ट का आउटकम क्या डिफरेंट आएगा, इस चीज को वो कह रहा है। तो बेसिकली आपकी एक जो लीगल प्रिंसिपल है उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसकी एप्लीकेशन की बात यहां पर ये कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग अगेन जो वर्ड लिमिट है वो मोर और लेस सेम है। इसके बाद क्या क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप यू विल रिकॉग्नाइज एन आर्ग्यूमेंट, प्रीमाइस, कंक्लूजन। इसको हम देखेंगे प्रीमाइस क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट सेट आउट इन द पैसेज, क्रिटिकली एनालाइज द पैटर्न। ठीक है, कंक्लूजन कैसे डिपेंड कर रहा है पर्टिकुलर प्रीमाइस के ऊपर। ठीक है, कंक्लूजन की स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट। देन क्या क्या इन्फर कर सकते हैं, इन्फर व्हाट फॉलोज फ्रॉम द पैसेज एंड अप्लाई। अगेन इन इन्फ्रेंसेस को अप्लाई करने के लिए भी कह रहा है न्यू सिचुएशंस के ऊपर, मतलब ऐसे क्वेश्चंस भी वो आपको दे सकता है। ड्रॉ रिलेशनशिप, एनालॉजीज, आइडेंटिफाई कॉन्ट्राडिक्शन, इक्विवेलेंस। ठीक है, इन सारी चीजों को जब हम डिटेल लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस करेंगे, वहां पर हम डिस्कस करेंगे कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ठीक है, कंक्लूजन क्या होता है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपके लिए होमवर्क है, कल को आप देख करके आइएगा कि प्रीमाइस क्या है, इन्फ्रेंस क्या है, ठीक, कंक्लूजन क्या है एंड समरी क्या है। इन चार चीजों में आपको मेरे को डिफरेंस बताना है कि ये क्या चीजें हैं। जैसे समरी एंड कंक्लूजन, क्या ये अलग है या सेम है। ठीक है, इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन, क्या ये सेम है अलग है। ठीक, तो आपको इन चार चीजों के अंदर डिफरेंस देख करके कल आना है। ये आपके लिए होमवर्क है या एक टास्क है। हाँ, हम डिस्कस करेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कह रहा है क्वांट, जिससे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के हैं वो घबराते हैं, बट आई प्रॉमिस यू घबराने की बिल्कुल 1% भी जरूरत नहीं है। ठीक है, यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग। तो क्या कह रहा है, इट विल इंक्लूड शॉर्ट सेट ऑफ फैक्ट, प्रोपोजिशन, अदर टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन, न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली ग्राफ दे सकता है आपको, डेटा दे सकता है, पैराग्राफ फॉर्म में आपको डेटा देगा। ठीक, फॉलोड बाय सीरीज ऑफ क्वेश्चन, यू विल बी रिक्वायर्ड टू डेराइव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पैसेजेस और क्वेश्चंस। ठीक है, तो बेसिकली डेटा आपको ये पैसेजेस के फॉर्म में दे देगा और उसके बाद आपको उस डेटा को डेराइव करके उसे अप्लाई करना है। द क्वेश्चन विल रिक्वायर यू टू डेराइव, इन्फर, मैनिपुलेट न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन सेट आउट इन द पैसेज। तो सबसे पहली बात तो कि भाई पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन दी है आप उसको जो है डेराइव करोगे, उससे कंक्लूजन्स निकालोगे, देन उसके बाद क्या करोगे, अप्लाई करोगे उसको वेरियस 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो देखिए 12th भी नहीं दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि क्लैट को भी पता है कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ऐसा नहीं है कि उन्होंने सबने 12th में मैथ्स पढ़ी हो। तो अगर आपने कोई चीज नहीं पढ़ी है तो उसके ऑपरेशंस को आप कैसे अप्लाई करेंगे, बट 10th तक सभी लोगों ने मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़े हैं, तो इसलिए ये 10th तक की मैथ्स पूछता है। मैथ्स भी नहीं पूछता, बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई कराता है। ठीक है, और अगर मैं आपको कहूं तो क्वांट में 90% ऑफ द टाइम हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के अलावा कुछ नहीं कर रहे होंगे, ये ही करेंगे, आई प्रॉमिस। आपको इसमें कुछ रटने की, फॉर्मूला रटने की, इक्वेशंस रटने की ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देन अब इसमें कुछ टॉपिक्स बताएं क्या क्या कह रहे हैं, जैसे रेशो एंड प्रोपोर्शन, बेसिक एल्जेब्रा, मेंसुरेशन, स्टैटिकल एस्टिमेशन। ठीक है, सो अब इस पूरे सिलेबस को अगर मैं आपको कहूं कि आप मुझे ये बताओ कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, तो नाउ यू विल फाइंड कि देयर आर नो वेल डिफाइंड टॉपिक्स। उसने एक थीम दे दिया मुझे, एक ब्रॉडर आइडिया दे दिया कि आपको ये चीजें हमें देखनी है, ये चीजें हमें इवेलुएट करनी है आपकी। ठीक है, तो इसके बारे में हम फर्दर डिटेल में कल देखेंगे कि हमें क्या क्या टॉपिक्स प्रिसाइजली करने हैं। ठीक है, और कल हम इसका फर्दर जो है जो सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे।